अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं असर इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? सर आप बताएं, सब ठीक ठाक हैं? राना साहब आपने वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है राना साहब। नाज़रीन, आज हमारे पास टॉपिक्स ये है कि जिस तरह राना साहब ने सुकून से जवाब दिया ना, वैसे ही सुकून से बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट कर दी है और उससे फिर भौचाल आ गया। मतलब ये बात ऑब्वियसली उनकी चल भी रही होगी, लेकिन उन्होंने आराम से दैट ही चोज टू अनाउंस इट थ्रू ट्विटर इज़ व्हाट द टाइम्स वी आर लिविंग इन ना। तो उन्होंने ट्वीट किया, 27वीं यानी तरमीम होने लगी है। उन्होंने कहा जी मेरे पास आए थे वज़ीर ट्रम्प आज़म वाला साहब। काम है वैसे ये, हाँ है ना? यस, वो भी ट्वीट करते होते। ट्वीट बस अब ट्वीट खेलेंगे हम सारे। 26वीं कितनी सीक्रेट रखी थी और बिलावल आज आ सर रहे ये थे। भी सीक्रेट थी ना, अब एकदम बिलावल आ 26वीं गए। सीक्रेट नहीं रखी थी। बिलावल जिस दिन से 26वीं में आए थे तो उन्होंने ओपन कर दिया था इसका उसको मतलब सारा। अभी भी 27 में भी ड्राफ्ट ही आए। नहीं मिल रहा था यार 26वीं का कि क्या है इसमें। वो ड्राफ्ट में हाँ, चेंजेस आपने हो भी रही कुछ थी 27 का ड्राफ्ट देख लिया। वो बता तो दिया उन्होंने उसने, भी रह बात क्या बताई दिया? है, अभी तो नहीं, वो नहीं, बताइए, वो- अभी हम डिस्कस करते हैं ना। उस वक्त ये इतना तो तब भी पता था हमें। हाँ। लेकिन बिलावल ने देखे ना उसके लिए मीडिया में आके गुफ्तगू की। बिलावल ने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर तकारीर की, बिलावल ने हाँ, प्रेस बिलावल ने कॉन्फ्रेंसेस सीधा की, छिक्का बिलावल मारा ने ट्वीट का। सियासतदानों से मुलाकातें की, मौलाना को मनाया। कई दिन रात को 3-3, 4-4 बजे तक जाके मुलाकातें करते रहे थे। लेकिन इस दफ़ा ट्वीट जो है वो अब ये थोड़ी ज़रा मसले वाली है। आप ज़रा ओपन करें डिबेट। हाँ, डिबेट ओपन हो रही है। 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके बारे में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा बातें, मैं बता देता हूँ कि वो क्या क्या कर रहे हैं। बताइए। वो कह रहे हैं कि जी एनएफसी के ऊपर एक गुफ्तगू होगी जो तरमीम की बिलावल जा को रही नहीं है। पसंद। आर्टिकल 243 है, वो हम बता देते हैं कि आर्म बिलावल को फोर्सेस से नहीं पसंद। मुतल्लिक है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास इख्तियार होता है, वो है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि तालीम जो है, एजुकेशन, उसको जो प्रोविंसेस को दे दिया था, यूनिवर्सिटीज़ प्रोविंसेस को देनी शायद, उसको वापस लेने की, उसको रोल बैक करने की बात है। फिर जजेस की तरफ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो पिछली तरमीम में फंस गई थी वो भी है। फिर जजों की ट्रांसफ़र की अंदर है। अब इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें यह है कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज को किसी अदर कोर्ट में आपने ट्रांसफ़र करना है तो आपको उसकी रजामंदी चाहिए कि अगर भाईजान आप जाना चाहेंगे या नहीं। अब अगली जो अमेंडमेंट वो कर रहे हैं उसमें उसकी रजामंदी की जरूरत नहीं है। अगर फैसला हो गया कि आपको ए से बी जगह भेजा जाएगा तो उसमें यू डू नॉट हैव अ चॉइस। और फिर मेरा ख्याल है जुडिशल मजिस्ट्रेटी का निज़ाम जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, जिसके तहत हमारे वाले साहब सुनाते होते हैं कि उनको सदाएं जुडिशल मजिस्ट्रेट दिया करता था, यानी उनके जो दिया उसमें वो मेरा ख्याल है बहाल करना चाहते हैं। तो ये हैं मेजर चीज़ें। अब अगर हम ECP पे जो डेडलॉक है उसको भी खत्म किया जाएगा। ECP का डेडलॉक तो वो है ना, और मतलब ये पॉपुलेशन प्लानिंग वाली भी, हाँ, yes, इसको population भी planning, वापस लिया yes, जाएगा। population भी। एंड ऑफ कोर्स जो मेजर है वो NFC है, और तो बाकी तो ठीक है। बट आप दोनों में से कौन फिर शुरू करना चाहेगा इसको? अली करें जी, अली। अच्छा जी, मैं बड़ी भारी जिम्मेदारी तुसी मेरे नातवा नहीं, हम सब कांधों में पे, सबसे नोट्स भी तुम बनाते हो। मेरे नातवा कांधों पे आपने नहीं, ना- मैंने ना- इसको मैंने मेरा नहीं ख्याल था कि इसको हम कवर करेंगे। ना करने तेरे नातवान है, ठीक है, नातवान है ना, तेरे पे बोझ डल रहा है। लेकिन जो मेरे नज़दीक ना ये रहने दो। NFC वाली बात जो है ना, इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एनएफसी वाली NFC वाली बात पे देखिए, मुझे ये पता है कि जो इसके लिए जो आप क्या कहते हैं, एक आर्गूमेंट है NFC अवार्ड के हवाले से, वो ये है कि जी सूबों को सारा का सारा पैसा चला जाता है, फेडरेशन के पास रहता कुछ नहीं है, हमारा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से आपको जो है वो यू हैव टू गेट रिड ऑफ NFC एंड 18th अमेंडमेंट के अंदर जो उसकी NFC की जो सेटिंग हुई भी है वो ख़त्म होनी पड़ेगी। नाउ लेट्स नॉट फॉरगेट कि इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है, स्पेशली सिंध के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ पर सेसेशनिस्ट जो सोच थी वो ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गई। क्योंकि देखिए, बलूचिस्तान का मसला है कि वहाँ पर सियासत है ही नहीं, नाम को भी नहीं है, ऐसी 2 नंबरी होती है और बहुत बुरी तरह से रेग होते हैं इलेक्शंस। वो जो पिछली दफ़ा जीता था उसके घर में इलेक्शन हुए थे, तो वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ था, वो अवारान से जो आया हुआ था, उसके घर के अंदर बैठ के इलेक्शन के ऊपर जो ठप्पे शप्पे लगे थे वो सारे उसके घर में हुए थे। तो ये जब सूरत हाल हो तो वहाँ की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सिंध के अंदर फॉर एग्जांपल जो कौम परस्त जमातें हैं, पीपल्स पार्टी को कोई, यानी वो एक तरह से दम तोड़ गई बातें, क्योंकि आपको ये कहने का अब कि जी वो पिंडी खा जाता सारा कुछ, वो मामला ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर 243 है वो प्रॉब्लमेटिक है, और उसकी वजह यह है कि जो इख्तियार है आर्मी चीफ लगाने का, तीनों सर्विसेज चीफ्स और जो क्या कहते हैं जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन है, वो लगाने का इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, मतलब सदर के पास है थ्रू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो उसके ऊपर एडवाइस है वो बाइंडिंग है, और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो कैबिनेट की तरफ से आई हुई है। यानी कैबिनेट ने फैसला किया है, जिसका सरबरा प्राइम मिनिस्टर है, वो जो सदर को कहेगा सदर ने वो करना है, यानी कंप्लीटली सिविलियन अथॉरिटी के पास है ये। और इतना उसके ऊपर ब्रॉड हो गया है वो जो मशावरत का अमल है कि उसमें ये कहने की गुंजाइश नहीं है
कि इसमें जो है ना वो कोई प्राइम मिनिस्टर की ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर भी बात नहीं हो सकती है सदर की, क्योंकि उसमें कैबिनेट पूरी शामिल हो गई है. सो ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो उनसे इख्तियार लेना और दूसरा जो है वो ये जो NFC है, ये नॉन स्टार्टर्स हैं मेरे हिसाब से. अगर तो इसके अंदर कोई चीज़ होती ना, कुछ मखसूस चीज़ें होती कि ये कम कर दिया जाएगा, लेकिन NFC एक तो हुआ नहीं है आपका, कोई 2010 का मेरा ख्याल है हुआ है, 15 साल हो गए NFC हुआ नहीं है. और ये आईनी रिक्वायरमेंट है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा वो नहीं चल सकता, उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. फिर आपने दोबारा से बैठना है चारों सूबों ने और फैसला करना है उसके ऊपर. तो एक तो उसका वैसे मुद्दत पूरी हो रही है. दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि NFC के ज़रिए जो आप सिंध से, पंजाब से, KP से वापस लेना चाहते हैं, वो कोई क्यों आपको देगा. चलें KP की तो गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन में है. सिंध और पंजाब वाले मतलब भतीजी जो है वो चचा को क्यों सारे इख्तियारात वापस कर देंगे अपने. आप देखें उनके रोज़, अब वो आपको पता है क्रोम बुक जो दे रही है उसके अंदर कैनवा प्री इंस्टॉल्ड है और लाइसेंस्ड है, ठीक है. तो अब वो वापस कर बात ये है कि तुम भी लाइक बच्चे होते हो, तुम्हें भी बचपन में मिल जाता ना यार. ताइज़ में तरमीम क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्रोम बुक में कैनवा नहीं, मैं बच्चों को उभार रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ उठ खड़े हो वो नहीं कर रहे, ताइज़ में तरमीम के खिलाफ एहतजाज करो. बच्चे वही लैपटॉप लेके तो ट्विटर पे उन्हीं को कैनवा बंद हो जाएगा. नहीं, कैनवा तुम्हारा बंद हो जाएगा. बात ये कि सारी आप ही देखें ना, अब ये जो स्मोक गन्स आई हुई हैं, चले वो तो एक मजाक की बात है, खैर उसको छोड़ें. लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कितने मेरा ख्याल है 100-150 के करीब है आपके पास, तो खर्चने को है, तो खर्च रहे हैं प्रोजेक्ट. अब वो आपको 25,000 रुपया महीने का दे रहे हैं. उसके ऊपर भी बात करेंगे एंड में जाके. वो टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं ना. अच्छा राना साहब बताएं फिर ये दो अली ने तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो बता दी. देखिए सबसे पहली बात ये है कि बिलावल ने ये ट्वीट क्यों की है. जैसे कि मैंने पहले कहा, यकीन से दैट ये इतनी सीक्रेसी थी 26वीं तरमीम को लेकर. मुख्तलिफ जो थे उसके ड्राफ्ट्स वो सर्कल कर रहे थे. मीडिया वाले पागलों की तरह भाग रहे थे, कभी किसी के पास कभी किसी के पास. मौलाना ने कहा मुझे तो दिखाया ही नहीं है, जो दिखाया है वो गलत है. वो फिर कभी कहीं जाते थे मिलता नहीं था. अब उसका जो नक्शा है वो तो खींच दिया है 27वीं का. पहले तो ये बातें होती थी ना कि ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं. वो एजाज सैयद ने वो बड़ी बात की थी कि जी पता नहीं क्या होने लगा है आर्मी चीफ का, वो करने लगे हैं, ये है वो है. अब तो ये सारी चीज़ें सामने आ गई ना. 243 में अमेंडमेंट करके क्या करना है, तो वो तो देखें ना वहाँ पर. एक तो ये है कि अपॉइंटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर करेगा इनकी, ये जो आर्मी चीफ़ है और नेवल चीफ़ है और वो है. दूसरा उसमें ये था कि आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा उस पर बात हुई है. तो अब वो कह रहे हैं कि एक ऑफिस बना दिया जाएगा जिसमें कि ये हेड करेंगे, जो हैं जनरल साहब वो हेड करेंगे, और जो नेवी वाले हैं और जो एयरफोर्स वाले हैं वो, और जो शायद आर्मी चीफ़ या नायब आर्मी चीफ़ ले आया जाए फ़ौज में भी, तो वो इनके नीचे होंगे. और इस तरह की बातें चल रही हैं. अब ये बिलावल ने जो ट्वीट किया है मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग. आई थिंक दे आर अफ्रेड कि इस पे अगर उन लोगों ने चोरी छुपे कुछ मान ली बात तो फिर बड़ी गड़बड़ होगी, उनको बैकलैश का सामना करना पड़ेगा. NFC में देखें, NFC में जो पैसा जा रहा है वो पार्लियामेंट में बहस करें, अगर मान जाते हैं सारे तो ठीक है, वो फेडरल को दे दें, कर्जे फेडरल ने देने होते हैं. नहीं मानते तो इनको कहें अपना शेयर डालें, फिर जो मुल्क पे कर्जे हैं उन पे वो शेयर डालें. वो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ बिग इशू एज लॉन्ग एज कि वो जमहूरी तरीके से मामला हों. ये नहीं है कि कहीं से ऑर्डर आ गया है और इन लोगों ने मान लिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. बाकी तो वो फेडरल के पास है क्या, वो एक इस्लामाबाद की छोटी सी पट्टी रह जाती है फेडरल के पास. उधर की जो एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं पर ही वो मामलात कर रहे होते हैं. वज़ीर तालीम होना ही नहीं चाहिए फेडरल का. तो अगर होना है तो फिर ये तालीम के मामला अगर वो फेडरल में लेके जाते हैं तो ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के हाल बेहतर करें. मुल्कों ने तरक्की की है इस बेस पे, अगर इनका कोई विजन है तो सो बिस्मिल्लाह वो करके देख लें. और बाकी ECP का मामला है, ऑफ कोर्स उसको रिजॉल्व होना चाहिए. अगेन मेरी नज़र में ये कोई इतनी इसमें चीज़ें नहीं है जितनी कि इसकी हाइप बनाई गई थी ना पहले कि जी पता नहीं की हो जाएगा. ये अच्छा किया है बिलावल ने, निकाल दिया है. अब इस पर डिस्कशन हो रही है, एक ओपन सोसाइटी के ना डिस्कशन हो, पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग हो, बहस हो, अच्छी खासी बहस हो, और फिर वो कर लें. लेकिन अगर ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला जनरल आसिम मुनीर के पास चला जाता है तो आई थिंक दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. ये प्राइम मिनिस्टर के पास रहना चाहिए. मेरा नहीं ख्याल है कि ये ऐसा होगा. मेरा ख्याल है कि ये राइट प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा.
अगर उनको कमांडर इन चीफ बनाया जा रहा है जो कि सदर साहब से लेकर बनाया जा रहा है तो वो तो ऐसे ही है, एक सिंबॉलिक सा मामला है। अगर वो करना है तो चलो कर दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अपॉइंटमेंट का मामला जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहना चाहिए। आई डोंट थिंक कि वो सिविलियन डोमेन से निकल के उधर जाना चाहिए। बाकी है इसमें कुछ और आपके ख्याल में इसके अलावा? बाकी अदलिया से मुतल्लिक है ना जो हाँ, वो देखे ना, वो कोड बना रहे थे ना जब, तो वो कहते थे कि ये 500-600 केसेस हैं तो आप क्यों बना रहे हैं। वो आप पता चला कि वो 20-22 हज़ार केसेस हो गए हुए हैं जो आईनी बेंच बैठा हुआ है उसके सामने, तो वो इस वजह से एक अलग कोड बना रहे हैं। वो भी क्या बड़ी बात है। ये देखिए, ये जो हमारी अदलिया है ना, इसकी खबर नहीं आनी चाहिए। इनके ऊपर ना जिसको कहते हैं ना मीडिया गैग प्रॉपर, वो होना चाहिए। ये कोई जज कोई बयान ना दे, कोई लेटर लीक ना हो, चुप करके अपना 9 to 5 काम करें और घर जाएं। जो हम इनको तनख्वाह देते ना, 1 मिनट भी इनका ज़ाया हुआ ना कि इन्होंने कोई वो लेटर लिखने में भी इनका 1 मिनट ज़ाया होता है ना, इनकी तनख्वाह काटनी चाहिए। हाफ डे सैलरी गोन, इफ यू राइट अ लेटर योर हाफ डे सैलरी इज डिडक्टेड। ये मामला होना चाहिए हमारे अदलिया के साथ। हाफ डे तो नहीं लगता, काम करते नहीं है, एक वो लिखते हुए लेटर लिखना है। नहीं, लेकिन पनिशमेंट हाफ डे सैलरी क्यों नहीं चाहिए? हमने सजन को खत लिखा। अच्छा बात सुने ना, तो इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो है हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर का। हाँ, देखिए अब बात पता क्या है, फंसी हुई गवर्नमेंट, और वो कहा जा रहा है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तनाजुर में सारी बात हो रही है कि गवर्नमेंट कर चुकी हुई है, ज़्यादातर काम गवर्नमेंट कर चुकी हुई है। उन्होंने बस कॉन्स्टिट्यूशन कवर देना है उनको, वो साइंस इंटरव्यू में उन्होंने डाल दिया। क्या वो ट्रांसफर कर नहीं चुकी हुई? अच्छा, मैं अपना भी थोड़ा सा बयान जी कर सर, दूं, प्लीज। हाँ, आपने कुछ करना ली, आपने कुछ नहीं, ऐड मैं करना? आप करें फिर उसके बाद बात कर लेता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो बात यह है कि ये जहाँ तक एनएफसी की बात है, फेडरल गवर्नमेंट की, आप दोनों ने बार बार कहा है हुकूमत ने कर्जे देने होते हैं और वो इतनी इस किस्म की बात आपने की है। वो सिर्फ एक खाली नहीं है, जो बड़ी इस वक्त मसला है और आने वाले दिनों में ज़्यादा भी होगा, वो और वो ये है डिफेंस बजट का। कि अभी आपने एक जंग लड़ी है, उसमें आपने मिसाइल चलाए हैं, वो मिसाइल जो है रिप्लेनिश करने हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर फ़र्ज़ करो मस्जिद को जंग का खतरा है तो आपको उसके लिए जो चीज़ें खरीदनी है उसके लिए पैसे चाहिए। अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक भी हमारा ही है, उसमें अपने पैसे खर्चने हैं। फिर एक और मसला ये है कि जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस कर रहे हैं आप, उसके लिए भी पैसे चाहिए और वो बिलियंस में चाहिए होते हैं। मतलब हम यहाँ बैठ के बात कर देते हैं कि हुकूमत ऑपरेशन क्यों नहीं करती, नॉर्थ वजीरिस्तान में क्यों नहीं घुस जाती, उसका एक पूरा आपने तरीकाकार तय करना है। लॉजिस्टिक्स की चेन होगी, उसमें पैसे लगेंगे, डीजल होगा, खाना होगा, सब कुछ होगा, बिलियंस के करीब वहाँ पे भी। अभी तक किसी सूबे ने इस तरह नहीं किया। मतलब इवन बजाय इसके कि हम आउट ऑफ द वे जाके खैबर पख्तूनख्वा को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मदद करते हैं कि भाई आप भी ये पैसे ले लें और अपने रिसोर्सेज कुछ डेवलप कर लें, हम नहीं कर पाए। एक वो मसला है, तो उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं। एनएफसी ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा ही हम ये कहें कि वो पैसे वापस खा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं कि ये वाले पैसे कहाँ से आएंगे। तो या तो अगर एनएफसी में नहीं कर सकते कटबैक, तो वन टाइम या कुछ इस किस्म की चीज़ें, प्रोविंसेस अपना कुछ शेयर छोड़ें ताकि कम से कम वो जो गैप बन रहा है उसको पूरा किया जा सके। अच्छा, एक तो ये हो गया ना। अब ये दूसरी बात एजुकेशन की भी है। वो चाह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वापस वफाक की तरफ ले आया जाए, ताकि मतलब अब मुझे नहीं इतना एग्जैक्ट पता, मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अरसे से रिडंडेंट हो चुकी हुई हैं ना, इनके कोर्सेज को पढ़ता है, अगर कर भी लेता है तो वो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं वो क्रिएट कर सकती, या जो मार्केट की डिमांड है शायद वो नहीं कर सकती होंगी। अब जो भी तरीका कार है उसमें वो वापस मांगते हैं। फिर तीसरी बात फील्ड मार्शल साहब की बात है, 243 मेरे अपने ख्याल में मोर towards the 243 of Field Marshal being the Commander-in-Chief of the Army, which obviously he's a 5-star general now. मसला ये है कि वो 5-star है, बाकी सारे 4-star आर्म फोर्सेस, सॉरी, हाँ, जनरल नहीं होता। जब फील्ड मार्शल हो जाए तो फिर जनरल नहीं, वो जनरल नहीं, फील्ड मार्शल साहब जो है वो इसी वजह से ये आईनी तरमीम आ रही है। अरे जनरल टाइम तैयार है, जल्दी तैयारी। नान साहब चाय पी लीजिए, लड़ पाइए फिर। सर मैं तो तानू पहले ही जंगी मेरा मोड मग तो से देखो, अली का दिमाग तो देखिए, 550 रुपया तो लेते हैं। आजकल मैं तो वैसे ही जंगी मोड में हूँ। मैं तो आप लोगों को पहले से तैयार कर रहा हूँ, आप लोग मानते नहीं मेरी। हाँ, अच्छा, अब खबर ये है कि डीजीआई पे साहब ने एक्चुअली अनऑफिशियल किस्म की मीटिंग है ना, ऑफिशियल तो जी अनऑफिशियल है, बेसिकली बैकग्राउंड इनफॉर्मल बैकग्राउंड जिस तरह की इन्फॉर्मेशन सहाफियों से होती है, और बेसिकली यहाँ से ऑन द रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं आती, लेकिन सरगोशियों में ऑफ द रिकॉर्ड कहानियां निकल आती हैं। तो लेकिन पता ही चल रहा है, उनकी तस्वीर लगाई हुई है, सारे चैनल्स ने उनकी तस्वीर के साथ दिया हुआ है। हाँ, तो वो कहानी ये चल रही है कि इंडिया जो है वो प्याज नहीं है, मई में मार खाने के बाद इज्जत रास नहीं आ रही उसको। वो खैर इज्जत चेहरे की बची कोई नहीं ना। just thought you were going to say something bad about India. Yeah, I didn't. I controlled myself. Just ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट। अच्छा, तो अब हो ये रह गया जी आईएसपीएस साहब की बात का लबलुबाब ये है, बाकी लुब्बे लबाब ये है। नहीं, अच्छा, मेरा एक दोस्त था, उसने कहा था लब्बे लबाब का मतलब क्या होता है, कहता है इसका कंक्लूजन क्या है, कहता है मतलब ये नहीं होता कि लब्बिया की है बिचो, लब्बे लबाब। अच्छा, मैंने कहा शायद क्या है क्योंकि लब को लब अच्छा, से बात जोड़ उसकी दिया, सही थी, लेकिन उसका ख्याल था कि लब्बे लबाब का मतलब ही है कि लब्बिया की है। अच्छा, लब्बे लबाब जो है उसका ये है कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है और डीप वाटर्स की बात की, तो बेसिकली शायद
हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि अब इंडिया मार खा ली ना, उसने एयरफोर्स ने खा ली, मिलिट्री ने खा ली, अब वो नेवी को मार बनवाना चाहता है। मेरा वैसे ख्याल है कि शायद उनकी कुछ स्ट्रेंथ है नेवी, वो बार बार कोई PNS विक्रांत और कौन सा था PNS विक्रांत कुछ था, INS विक्रांत वो था, वो आ रहा था। देखिए INS विक्रांत की जहाँ तक बात है ना, देखिए INS विक्रांत जो है ना वो बेसिकली एक कैरियर है जिससे जहाज उड़ते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर ने फिर गलती एयरफोर्स से ही आ गई ना, ठीक है। तो INS विक्रांत की जहाँ तक बात है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे वाले पानी है ना, तो हमने अपने डिफेंस के लिए बनाए हुए हैं। तो हमारे वाले पानी जो है उनमें आप दोजें किसी काम की नहीं होती। तो इंडिया की आप दोजें जो है वो उन्होंने अचार डालने के लिए रखी हुई हैं। तो हमारे जो है वो किसी नुकसान का बायस वो नहीं बनती। वो बंगाल वाली साइड पर ये 71 की वॉर में जो अपने गाजी शहीद जो मशहूर है, वो एक हमारा वो था PNS गाजी जो थी, तो वो भी बंगाल वाली साइड पर या इस इंडिया के वाटर्स में, वो इंडस में, वो इंडियन ओशन में वो काबिल इस्तेमाल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ से भी कुछ होगा। बाकी जो आप कह रहे थे कि जी वो बैठा हुआ मैं लिखे जा रहा हूँ, वो सिर्फ ये नहीं था। बहुत नोट्स बनाता है। नहीं नोट्स नहीं, मुझे आदत है, मैं लिखता रहता हूँ। करके करी जा रहा है। जो ISPR के DG हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। उनसे सवाल हुआ है गजा में फौज की डिप्लॉयमेंट के हवाले से। वेरी गुड। और उन्होंने जवाब ये दिया है कि हुकूमत और पार्लियामेंट इसका फैसला करेंगी। हाँ, सारी बॉल उन्होंने कहा, फैसला हमने कर लिया। आपको यमन याद आ गया? हाँ, मुझे बिल्कुल याद आ गया। जब कोई काम नहीं करना होता ना तो कमेटी बना देना, बना दो, ठीक है। वरना पार्लियामेंट भी कमेटी 27वीं तरमीम पास कर देगी, 26वीं भी करेगी अभी ऐसे। हाँ, और वो पार्लियामेंट जो है वो कोई पता नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली भी कर दे जब पार्लियामेंट से कुछ कराना हो। लेकिन जब ना कराना हो तो भी पार्लियामेंट के पास जाते हैं, विच इज़ गुड। क्योंकि हम हमेशा से ये, मुझे याद है कि 2001 में जब वो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, तो उस टाइम पे अक्सर ये कहा जाता था कि भाई अगर आपके मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई फैसला जा रहा होता है और आप पर प्रेशर आ रहा होता है, तो पार्लियामेंट जो होती है वो आपको एक शील्ड फराहम करती है कि जी हमारे पास आप ये 12 चीजें जो लेकर आए इनमें से 2 तो हम कर सकते हैं, बाकी का नहीं हम कर सकते हैं। लोग नहीं मान रहे ना, तो लोग नहीं मान रहे, तो ये आपकी शील्ड एक फराहम होती है। अगले नहीं मानते, ठीक है जी। नवाज शरीफ गया था यमन के मामले पे, लेकिन वो उन्होंने माना नहीं था। हाँ, वो नहीं माना था, लेकिन और ये नहीं कह सकते ना कि मियां साहब ने कहा मैं नहीं मानना हूं पार्लियामेंट में, वो आ गए ना वापस। हाँ, जो नहीं माने थे वो वापस आ गए ना, है तो इधर ही ना, कहीं नहीं जाते, ठीक है ना। तो वो उधर तब भी कहीं नहीं जाते। दूसरी चीज़ जो है वो आपकी ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो मदरसों की तादाद है, वो कह रहे हैं कि ये 2014 में 48,000 थी, जो अब 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ उन्होंने कुछ बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने चीज़ एक कही है, वो ये कही है कि पॉपी की जो क्रॉप है, पाकिस्तान इस वक्त आर्मी जो है वो ये कर रही है कि जो तिरा वैली के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर उगती है ओपियम, तो उसकी जो क्रॉप है वो पाकिस्तान आर्मी ने जाके तबाह कर दी। और जो बाकी एरिया है ऑपरेशन का, उधर पॉपी तब जो है ना वो होती है। और वो कह रहे हैं कि इसकी जो है ना वो 1 एकड़ के हिसाब से 18 से 32 लाख रुपए के दरमियान प्रॉफिट होता है। और वो TTP ले रहे हैं। वो जो प्रॉफिट है वो लेती है TTP। हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि हम उस क्रॉप्स को तबाह कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन है TTP की। ये है हमारी उनकी लड़ाई। हाँ, वो ये अफगानिस्तान के अंदर भी होता है। करें कि TTP कितने चिल माहौल में KP में काश्तकारी कर रही है बेसिकली। उनके पास कितना टाइम था, काश्तकार है जिनको फायदा हो रहा है आजकल के जमाने में, कि वो कितने स्कूल में थे। जो वैसे मैं आपको बताऊं ये काश्तकारी की बात, ये बड़ी मजेदार बात है। एक हिस्ट्री से एक वो कहते हैं शेल्डन फैक्टोइड, वो बिग बैंग थ्योरी में बोलता था ना, तो वो फैक्टोइड है, एक अली फैक्टोइड कह लें आप इसको, वारसी फैक्टोइड। वो ये है कि अलकायदा जो है ना वो 1990s में जब अफगानिस्तान में वॉर ख़त्म हो गई थी, ये सारे शिफ्ट हो गए थे सूडान। तो पता है वहाँ पर इनका सबसे बड़ा जो बिजनेस था वो क्या था? एग्रीकल्चर था। नहीं, नॉर्मल एग्रीकल्चर, फार्मिंग करते थे। इट हैड बिकम एन एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, जो मैं पहले इसका जिक्र करता रहा हूँ कि KP में ये हालात थे कि ये लोगों के ऑफिसेस थे, ये अपना मूवमेंट इनकी फ्री थी, ये जाते थे, भत्ते लेते थे हर प्रोजेक्ट में, हर ठेके में, सारे मामला। और वो कितने सुकून में थे कि वो यहाँ पर मतलब ओपीएम वो उगा रहे हैं और वो बेच रहे हैं और वो सारा बिजनेस चल रहा है। ये तो पहले तो कभी नहीं मैंने सुना कि TTP पाकिस्तान में ये काम कर रही थी। तो ये हमारी जो KP की गवर्नमेंट थी माशाल्लाह PTI की, किस हद तक इन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ था इन लोगों को। अच्छा, अब ये जो मामला है जंग का हमारा इंडिया के साथ, देखें ये होनी है, ये अब आप पक्की बात है, ये होनी है।
और मैंने तो इस पे कोई आज से 5-6 दिन पहले एक वीडियो की थी और मैंने उसमें बयान किया था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो चुकी है। आप ये समझें राणा साहब उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਸ तरीके में हाँ, हमें 2032 जो है मैंने वो हाँ, मैंने 7 साल पहले बता दिया था कि 7 साल पहले नहीं, लेकिन वो यू नो इट्स इन द प्रोसेस और इसको अब रोकना शायद कोई ट्रम्प रोक ले या रोक ले, अब ये रुकेगी नहीं, ये होगा मामला, इंडिया करेगा। बस इंडिया की गलत फहमी बस ये है जो मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ यहाँ पर कि वो समझते हैं कि हम एक लिमिटेड किस्म की जंग करेंगे और वो करके और कोई हम जीत अपनी डिक्लेयर करके और हम कहेंगे लो जी लो जीत के इलेक्शंस अब हम ना वो बिहार में इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की ये प्लानिंग नहीं है। मैं बहुत क्लियरली आपको बताऊँ तो जंग को प्रेडिक्ट करने लगा है 2019 तो सुन रहे बिहार चले जंग के प्रेडिक्ट करने लगा। पाकिस्तान की जो रिएक्शन होगा मैं आपको गारंटी करता हूँ कि वो इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बैड फॉर इंडिया और इंडियाज़ इकॉनमी। अगर पाकिस्तान ने इंडियन पोर्ट्स पे हमला किया और इंडिया के जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं उन पे हमला किया, ये जो अडानी गडानी ये सारे फिर रहे हैं इनके एसेट्स को अगर डूब गया बेचारा उसके ऊपर तो केसेस पोर्ट्स हैं उसकी सर वो 6 को है इलेक्शन 6 को शुरू हो रहा है 11 को खत्म है 6 नवंबर को 6 से 11 5 दिन का इलेक्शन। हाँ क्लोज यार राणा साहब आपकी तो मुझे लग रहा है प्रेडिक्शन ठीक भी हो सकती है। अगली सिटिंग कमेटी से पहले ही ना थे वो जो तो वो पता अगली सिटिंग कमेटी मुझे बंकर से कर रहे हो ना, सिंह हम बंकर में बैठे हैं बाहर नहीं सर, हम नहीं बंकर से बैठते, नहीं बैठते सर, मरेंगे लड़ेंगे और मरेंगे। बंकर में भी नहीं वो कह रहे हैं कि इस बार हमारी बारी नहीं है, इस बार कराची एट्स की बारी है देखने की कि जंग कैसी होती है। पिछली बार उन्होंने को नहीं पता चला ना, हमें पता चला। हाँ उनको टीवी पे पता टीवी भी वो देखते रहे, हम तो यहाँ सुनते रहे देखते रहे, आंखों के सामने होता रहा हमारे कुछ ना कुछ। वो भी इंटरेस्टिंग है कराची यार कोई धमाके धमुके देखे होंगे, कोई लोगों ने देखे, लोगों ने यादगारें बना ली है, लोग मैंने खुद देखा, लोगों ने वीडियोस बनाई है जाके कि यहाँ बम गिरा वहाँ अली भावलपुर वाले बम के तो लोगों ने भाग के वीडियोस बनाई है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कोई नहीं, लोगों ने एंजॉय किया। हाँ उन्होंने ये जिंदगी में पूरी अपनी नस्ल को पूरी कहानी सुनाएंगे। इस तरह हमारे माँ बाप हमें सुनाते थे पैर की जंग नहीं जोया सी है। अच्छा जी जंग तो पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन एक जंग तो चल रही है और वो जंग है सियासी जंग। बहुत बड़ी सियासी जंग है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात कह लें, मजहबी सियासी जमात कह लें, उसके लीडर हैं मौलाना फजल रहमान साहब। उन्होंने एक तकरीर की थी आज से कुछ रोज़ पहले, वहाँ से बमबारी का आगाज़ असल में शुरू हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल बमबारी जारी है। बारिश किस्म के जो अफराद हैं और पक्की उम्र के नौजवान भी नहीं हैं कि उनके जज्बात बहक जाएँ, वो भी आकर पता नहीं कैसी कैसी बातें और किस किस्म की ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी साइड से भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग नून के जो जांबाज हैं वो भी उनको ज़बान में जवाब नहीं दे रहे। लेकिन ये हो क्या रहा है यार, मतलब चंगी भली 50-50 साल की उम्र है उन लोगों की और वो बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 21 साल नहीं। आप पहले ये बताएं ना कि मौलाना ने वो क्या कह रहे हैं, मौलाना ने क्या कहा था मरियम को? वो मौलाना ने ये कहा था कि हम ये 10,000 रुपया तुम्हारे मुंह पे मारते हैं, ये कहा था। ये मौलाना साहब चनाब नगर में जलसे से खिताब कर रहे थे। वो खत्म नबूवत का जलसा था, वही खत्म नबूवत का जलसा था जहाँ की एक और वीडियो वायरल हुई है उससे एक ही दिन आगे पीछे में। एक दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने खिताब किया था, एक दिन कैप्टन सफदर साहब ने खिताब किया था। कैप्टन सफदर साहब की वीडियो आजकल वायरल हुई हुई है और उनकी बेगम को पूछा जा रहा है कि एनु दसो बाकी सारे एनु तुसी फड़ रहे हो, ऐदा की करना है। नहीं लेकिन मौलाना ने जो बात लेकिन पता नहीं उनकी आजकल बुरा टाइम लगा है। ये मुनासिब बात थी जो मौलाना साहब ने की और बहुत मौलाना साहब बहुत गुस्से में थे उस दिन। मुझे नहीं पता उन्होंने इतने एकदम आउट ऑफ द बाउंड्री जाके छिक्के मारे और मरियम को कहा कि मुंह पे मारते हैं और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा कैंपेन चलाई गई। नहीं वो मुझे भाई वो गुस्से में इसलिए थे कि रोजी भी टांग पड़ी कि ये सारे के सारे जो मस्जिदों के चंदे हैं, मदरसों के चंदे हैं, वो चंदे इकट्ठे होते हैं, वो चंदे इकट्ठे होकर फिर जाते हैं टॉप के ऊपर, फिर ये मदरसों में देते हैं 8-8 हज़ार रुपये जो इमाम मस्जिद होता है। वो बेचारा जो है ना वो पूरा साल जो है ना वो रोटी मांग के खाता रहता है। उसको किसी घर से शादी होती है, किसी की मरन होती है तो वो जो है उसके घर के खाना आ जाता है तो वो खा लेता है, तो उसको मांगने की आदत डाली हुई है। कुरान पाक भी पढ़ाते ठीक है ना, ना, वहाँ से भी जाके कुरान पाक पढ़ाता है तो वो उसको पैसे मिल जाते हैं। जबकि अच्छा मेरा इसमें जो बुनियादी और ये 10,000 नहीं है 25,000 है। वो 25,000 है ना। उस टाइम पे मरियम ने जब ऐलान किया था तो 10,000 रुपए का किया था, जिस वक्त इन्होंने 10,000 प्रोग्राम में डिस्कस किया था। अब बात ये है कि ये जो मौज़न की या इमाम मस्जिद की जो तनख्वाह है ना, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उन्होंने मुकर्रर की थी और इसका जवाब वो ये देते हैं कि जी वो उनकी नीयतें देखें और इनकी नीयतें देखें। तो मेरा जवाब ये है कि उन मौलवियों को भी देखें और अपनी नीयतें भी देखें। तो बात ये कि या तो वो ये हज़रत उस्मान जैसे नहीं है तो आप उस ज़माने के इमाम मस्जिद जैसे भी नहीं है। शेर पूरा आता है तो बात अपनी पूरी कर ले। अच्छा, बाद में अब ये जो इकरारनामा है, गुजालम सन को सानुमर अंदाज शौक भी अब देखिए वो सही बात कह रहा है। बात ये है कि अब ये इकरारनामा है
इकरारनामे के अंदर लिखा हुआ है पहला हाँ, बहुत एतराज़ 10 है। पॉइंट है जी। बहुत अब है, ये वो मैं कह मस्जिद रहे के प्लेटफॉर्म से किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत, फिरका वाराना या इश्तियाल अंगेज तकरीर या बयान नहीं दूंगा। ठीक है जी, क्या इसमें तकलीफ है भाई आपको ये बयान देने में, बयान ना देने में? दूसरी, मैं किसी भी किस्म की हुकूमत पाकिस्तान, रियासती इदारों या कौमी क़यादत के खिलाफ तकरीर या बयान नहीं दूंगा। अब ये पॉइंट है जिस पर इनको शायद तकलीफ हो रही हो। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पिछले हफ्ते की बात की थी मैंने कि ये जो हमारे मदारिस हैं इनके अंदर हमेशा से तालिबान की हुकूमत को शरई और पाकिस्तान की हुकूमत को कुफरिया निज़ाम कहा जाता है, ये इनको तकलीफ है। तीसरा है जी, मस्जिद का लाउड स्पीकर सिर्फ अजान, खुतबा जुमा और इंतजामी ऐलानात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऑलरेडी कानून है, पंजाब में है, पहले इंप्लीमेंटेशन होती थी, चौथा फिर जी, नहीं मैं होती। मस्जिद को अमन, रवादारी और बाहमी भाईचारे के फरोग का मरकज बनाऊंगा। ये उससे भी शायद उनको तकलीफ होगी। नहीं, मतलब क्यों है इसमें कोई वो तो नहीं। छठा है जी, मैं मस्जिद में नफरत अंगेज या फिरका वाराना मवाद की तकसीम या नुमाइश की इजाज़त नहीं दूंगा। सातवां है जी, मैं ज़िला और तहसील इंतज़ामिया, पुलिस और महकमा औकाफ के तमाम अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद हूँगा। कौन सी ऐसी बात है इसमें जो अभी तक मुझे समझ। आठवें है, मैं जुम्मा, ईदैन और दीगर इज्तिमात के मौके पर नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन करूँगा। मैं किसी भी मौके पर अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत वक्त से हर मुमकिन ताउन फराहम करूँगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि अगर मैं इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करूँ तो मेरे खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई अच्छा, जाएगी। सोशल मीडिया पे क्या हुआ है? वो कह रहे हैं सर्फ खरीद रहे हैं आप। अब वो उन्होंने ये मौलाना कह रहे हजरात ने हैं कहा कि आप हम आपके मुलाजिम हैं। इस तरह तो कोई मुलाजमों को मतलब नहीं, तो खरीदता ये नहीं जो किसी को। कश्मीर कमेटी की सरबराह बने हुए थे मौलाना साहब, मैं बड़े उनका एहतराम करता हूँ। एज अ पॉलिटिशियन मैं उनका एहतराम करता हूँ। एज अ मजहबी रहनुमा मैं इतना कोई उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आई रिस्पेक्ट हिम और मैं उनको एक बहुत जहादीदा सियासतदान समझता हूँ। मुझे ये बताएं कि वो जब कश्मीर कमेटी के सरबराह थे तो वो बिक गए थे। मुफ्ती तकी उस्मानी जो हैं वो कई कमर्शियल बैंक्स के जो क्या कहते हैं वो जो उन्होंने इस्लामी निज़ाम कायम किया हुआ इस्लामिक बैंकिंग, वो क्या बिक गए हुए हैं? सूद वाला कहानी ठीक यहाँ से पकड़ लो। है, वो इस्लामिक जो बैंकिंग फतावा कहते हैं वो क्या बिके हुए मौलवियों के? और ये जो सारे CII का जो सरबराह है उसको वफाकी वजीर मुमलिकत के बराबर उसकी मरात भी है और उसका ओहदा भी है, वो क्या बिका हुआ है? बादशाह या मस्जिद के मुफ्ती खतीब। मुनीबुर रहमान जो हैं बादशाह मस्जिद के खतीब वो कितने दहाइयों तक जो है वो सरबराह थे, रोयत लाल कमेटी के चांद चेयरमैन कमेटी थे, के। और अभी भी दूसरे कोई 2-3 हैं, दूसरे मौलवी साहब कोई आ गए। या ये जो हामिद सईद काज़मी साहब हैं या नूरुल हक कादरी साहब हैं जो वफाकी वज़रा हैं, ये क्या बिक गए? तो मौलवी साहिबान अगर तो पैसे से बिक जाते हैं तो फिर तो ये भी बिके हुए हैं। मौलाना फजल रहमान भी बिके हुए हैं, इनके पास तो चीफ मिनिस्ट्री थी, इनका तो भाई गवर्नर रहा है सूबे का अभी थोड़े दिनों पहले, अभी भी इनको गवर्नर ही चाहिए, राइट? ये 25,000 पे बिक जाएगा तो तुम करोड़ों लेके अरबों लेके नहीं बिके हुए। मुझे इस सवाल का जवाब दें। अब ये सोशल मीडिया पर नई कहानी के जो वो PMLN वाले जो हैं वो डीजल कह रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले नहीं देखा था डीजल, मैंने पहले जो है वो गैराज का जिक्र देखा, और इसमें बड़ी मज़ेदार बात है वो ये है कि वो मरियम के बारे में जो वो एक घटिया किस्म का इल्ज़ाम हमेशा से PTI वाले करते थे और ये डीजल भी PTI वाले कहते थे, तो वो दोनों के अंदर PTI सराहियत कर गई हुई है। दोनों वो उसको डीजल कह रहे हैं बिल्कुल। और वो आगे से कह रहे हैं अगर किसी ने डीजल का नाम लिया तो फिर हम गैराज वाली कहानियां भी सुनाएंगे। तो माशाल्लाह जो मुल्क का वो सियासी जो मुकालमा है उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो मेयार है, वो जिस पस्ती में गिरा हुआ है, एवरेज वो IQ सब लेवल ही उसमें गिर गया चले इस गए। मुल्क का। सबके सब कहना उसमें चाहिए, मैं कह रहा कुएं हूं में कि छलांग एवरेज मार हमारा हम सबका IQ लेवल जो है वो जमीन पे चला गया। राणा साहब आप दुखी बैठे हैं यार। नहीं, मैं आप भी तो दुखी देखिए नहीं, मैं दुखी नहीं बैठा। टॉपिक दुखी है, ये लेकिन बड़ा इतना दुखी नहीं है। बड़ा सिंपल सा मामला है जी। ये मैं तो पहले कह चुका हूँ, इनको 25 दें, 35 दें, 40 दें, 60 दें, 70 दें, लाख दें, ये जो जुमे का मामला है ये रियासत और उसकी आवाम का मामला है। उसमें जो रियासत चाहे या रियासत का जो पैगाम हो वो उस पर डिलीवर होना चाहिए जुमे के खुतबे में। और बाकी नमाज का मामला है, आपने 5 वक्त वो मस्जिद खोलनी है और उसमें आना है, आपने नमाज़ पढ़ानी है, अपने घर चले जाएं आप जहाँ पे भी रहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़हब को जितना ये लोगों ने यूज़ किया है मुख्तलिफ़ कामों के लिए, वो मामला बंद होना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल। तो अब मैं तो इस चीज़ को टोटली सपोर्ट करता हूँ और आवाम को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए कि ये जो यहाँ पर एक इसको क्या कहते हैं मदर पिद्दर आज़ादी जो है ये नहीं चलनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हार्ड स्टेट का, पता नहीं क्या जो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता इसको लेकिन चूंकि बट आई implement किए हर्ड बगैर। दैट वर्ड बिफोर, सो आई वाज लाइक ओके राणा साहब उस तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, नहीं पार्लिमानी गुफ्तगू है। हाँ, पार्लिमानी। तो अब ये जो चीज़ है ना, इसको आई डोंट थिंक इसको कॉम्प्लिकेट करने की मौलाना थोड़े से तड़पेंगे, थोड़े से इस तरह करेंगे, थोड़े से उस तरह करेंगे, एक आधा लॉन्ग मार्च भी कर देंगे, लेकिन वो मौलाना के साथ बातचीत करके ना वो 25 दा 27 कर दो या कुछ बोता कर दो या मौलाना दा कोई वजीफ़ा ला दो,
तो वो कुछ करके मामला तय कर लेना ये जो चाहिए। बात आपने की है ना, ये मेरी हाँ। इसके ऊपर आपको पता चलेगा। अच्छा, अभी खाली नहीं, लड़ाई आई ऑनेस्टली मैं डिसएग्री करता हूँ वकास से, इस वजह से कि इसमें जो वजीफा नहीं लगाने देना तुमने। नहीं इसमें स्टेक्स बढ़े हैं, ठीक है ना। वो अभी आपने पिछले वाली जो खबर है उसमें मैंने आपको बताया कि 48,000 से 1 लाख हो गए मदरसा। हाँ, और उसमें तो सारा पैसे हैं, तो वो कमाई इतना है पैसा उसकी, है, obviously ठीक है, वो उसमें इतनी कमाई है कभी भी नहीं उसमें। अच्छा, करेंगे, ये हाँ। 25,000 जा रहा है उसकी जेब में सीधा, उसका अकाउंट नंबर बनेगा, उसका कोई इजी पैसा जैज कैश उसके अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर और होगा, फिर उसको उसके पैसे शनाख्ती चंदा कार्ड इकट्ठा भी नहीं करने दिया जाएगा ना, उसको फिर ये भी नहीं करने दिया बिल्कुल नहीं जाएगा। करने या दिया अगर चंदा जाएगा। इकट्ठा होगा तो वो काफ के पास जाएगा, जिस तरह काफ के डब्बे पड़े होते हैं उसमें अब आप चंदा ये देखें कि ये जो collect मौलाना होगा। फजलुर रहमान है या जिगर, ये देखें ना, बहुत बड़ी बात है। बात ये है कि ये जो मौलवी हजरात हैं, ये अपने अपने मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, उनके बारे में जो मौलवी हजरात हैं उनका ये, वो आप समझते हैं कि जी मौलवी हजरात उनको पसंद नहीं करते। मौलवी हजरात जो है ना, जो मदरसे के छोटे मोटे जो इमाम मसाजिद हैं, उनके नज़दीक मौलाना फजलुर रहमान ने उनको इक़्तिदार के ऐवानों तक मौलवियों को ले गए, एक्सेस दिया है, एक्सेस पहुंचाया उन्होंने, वहां तक लेकर गए वरना उनको। पॉसिबल ना होता। वरना पॉसिबल ना होता। सो दे डोंट रिजेंट हिज एग्जिस्टेंस, जैसा हमें लगता है ना कि जी वो डीजल के नारे लग रहे हैं, लेकिन वो वाकई मदारिस का एक बहुत बड़ा चैंपियन है वो, ठीक है। सेम गोज विद मसाजिद एज वेल। तो मौलाना फजलुर रहमान की तो अथॉरिटी के ऊपर ये डायरेक्ट हमला है, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा, अब हुकूमत जो ये कर रही है, हुकूमत के सामने मौलाना फजलुर रहमान नहीं थे, हुकूमत के सामने तो थी TLP। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ये भूल जाते हैं, एंट्री है ना उनकी। नहीं, लेकिन देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान का मसला ये है कि वो तो सिस्टम के अंदर खेल रहे हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो सिस्टम के अंदर रहकर नहीं खेल रहे, उनको गवर्नमेंट को लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की अथॉरिटी को थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान एक देवबंदी आलिम है ना। बाकी जो 3-4 बड़े मसालिक हैं मुल्क के, 3 बड़े मसालिक हैं, अहले तशय्यो हैं, अहले हदीस हैं और बरेलवी मसलक के लोग हैं या बरेलवी फिक्र के लोग हैं, उनको मौलाना फजलुर रहमान नहीं लीड कर सकते ना। तो उनकी अगर लीडरशिप जो है वो गलत तरीके से या आप कह लीजिए कि एक रेज में, एक वेव में, वो मुफ्ती मुनीब से जो है वो अचानक चली गई खादिम रिजवी और खादिम रिजवी से चली गई साद रिजवी के हाथ में, तो वो वापस लेने के लिए हुकूमत को ये फैसला करना पड़ रहा है, राइट। वो वापस मुफ्ती मुनीब को ही दे रहे हैं। कोई मरियम नवाज जो है वो आके क्या कहते हैं रोयत लाल कमेटी का इजलास का जो है वो सरबराही नहीं करने लग जाएगी, वो उनको वापस दी जा रही है। हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कैलेंडर बने पड़े हैं, रोहित करने की नहीं, वो हमारा और फवाद चौधरी साहब का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक मौजूद है। लेकिन वो मियां अली अशफाक, वो उनका आपस यार मैं ये कह रहा हूं, जान लगाओ ना, ये यहाँ एक तो लड़ाई ये है, दूसरी लड़ाई हो गई है तहरीक इंसाफ में। अच्छा, वो सेठी साहब की भी लड़ाई हो गई है फवाद चौधरी वाली, वो भी एक है, वो भी है। यस, वो खैर वो पता नहीं सेठी साहब उसने बहुत सारे लगाए, उन्होंने कहा मेरा दोस्त जो है बहुत अच्छा होता था। फवाद चौधरी ना किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ये एक तो आप लोग जो कहते हो ना, मुझे बड़ी तप चढ़ती है आप लोग जब बात करते हो ना, आप लोगों को लिबरल्स को ना ऐसा बंदा पसंद है जो थोड़ा सा मौलवियों के खिलाफ बात कर ले, आप लोगों के साथ बैठ के उठ के थोड़ी सी महफिल कर ले, तो आप कहते हो हमारा बंदा हो गया, हमारा बंदा हो गया। ये फवाद चौधरी कैन नेवर बी अ फ्रेंड टू एनीवन। बहुत सारी मियां अली अशफाक और शहबाज गिल में लड़ाई है बहुत शदीद। अच्छा, वो वैसे ना बिला वजह शुरू हुई है, वो पुरानी है मेरा ख्याल, बिला वजह शुरू हुई है। ऐसे नहीं, देखिए वो वहां से शुरू हुआ है कि वो कोई खौला चौधरी हैं, वो अरेस्ट हो गई, वो वकील बने उनके, तो उसको ISI एजेंट कहते हैं ये। अब नहीं अली इशफाक, तो ये मतलब राई है मियां अली इशफाक होंगे यार, हमें क्या पता। अच्छा, तो कश्मीरी नहीं, मियां तो फिर वो होते हैं ना, मियां राई होते हैं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ अब उनको ISI एजेंट बना दिया है शहबाज गिल ने। शहबाज गिल कहता है कि वो ISI एजेंट है, वो ISI के लिए काम करते हैं, और वो फिर फटा पड़ गया उनका। वो कहता तू प्रूव कर मेरा वहाँ पर। अच्छा, मज़ेदार तब हुआ मामला जब मियां अली इशफाक ने कहा कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर मेरे जानने वाले लॉयर्स हैं और अब मैं तेरे पे केस करूँगा, अब तुझे ये प्रूव करना होगा कि ये वाला मामला है। तो उसके बाद शहबाज गिल के हाथ पाँव फूल गए। उसने ट्वीट किया, उसने कहा कि देखो मेरा ये ओपिनियन है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर ओपिनियन देने की आज़ादी है, और मेरा ओपिनियन बेस्ड इस बात पे करता है कि लोग कहते हैं कि तुम ISI के एजेंट हो, तो इस वजह से मेरे पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर उसने ये मियां अली इशफाक को वेलकम किया कि यू शुड कम ऑन माई पॉडकास्ट और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। फिर मियां अली इशफाक के हक में आए इमरान रियाज खान,
भागते हुए उन्होंने कहा और मेरा best friend ये है। भी एक बड़ी मजेदार बात है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा व्यूज लेते हैं इमरान रियाज और नंबर 2 पे लेते हैं शहबाज गिल। और अब देखना है कि मियां अली अशफाक किसके पॉडकास्ट पे जाएंगे दोनों में से। देखना होगा नाज़रीन देखते रहिएगा। क्योंकि इमरान रियाज खान ने ये भी कहा है कि वो और अली अशफाक जो हैं वो जवानी में कॉलेज ज़माने में इकट्ठे ही लोगों से लड़ाई झगड़े करते रहे हैं और वो जो है वो क्या कहते हैं इकट्ठे फिरते टूटते रहे हैं, जबकि उनकी उम्रों में करीब 10 साल का फ़र्क है। क्योंकि खुला तजाद नहीं, ये खुला तजाद बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरा पहले भी ये लिखा पढ़ा ओपिनियन है कि इमरान रियाज खान सच बोल ही नहीं सकता। He doesn't have the ability वो to क्या do that. खूबसूरत जुमला बोला था हमारे दोस्त हैं मुस्तफ़ा चौधरी ने। उन्होंने कहा था कि इमरान रियाज ने अपने रब से ये अहद किया था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। और वो इमरान रियाज ने नहीं किया था, वो किसी और ने किया था यार। क्या propagandist. मुझे पता था इमरान रियाज ही था यार। मुझे पता चल गया। अच्छा बात ये है ना कि वो कह रहे हैं कि अली नोटी और वो लड़ते रहे, उन्होंने आके बात की, उन्होंने कहा सच बोलता है और सारे काम करता है अच्छे, कोई इसमें ऐसे का ठप्पा टुप्पा नहीं है। और मुझे इमरान रियाज का केस उन्होंने लड़ा नहीं, लेकिन इमरान रियाज का उसमें इमरान रियाज के बारे में शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो ISI के सेफ हाउस में बैठे हुए थे और पूरी फैमिली समेत बैठे हुए थे। ठीक है। और इमरान रियाज जो हैं वो कह रहे हैं क्या कहते हैं अपनी अभी ये जो अली अशफाक हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि ये ISI का बंदा नहीं है। तो इमरान रियाज खुद ISI का बंदा कम से कम था तो सही। उन्होंने इन्हें कहा कि मैंने कभी नहीं ISI से बात की। कौन कह रहा है? इमरान रियाज ने। उस पे किसी ने कहा कि तुम्हें मतलब ISI उन्होंने से कहा कि बात नहीं होगी भाई, उन्होंने तो कहा है कि वो फैज हमीद साहब को मिले ही नहीं कभी तो जिंदगी फाइलें में। कौन दिखाता था उनको? मुझे क्या पता उनको कौन दिखाता था। नहीं, उन्होंने ये तो कहा है ना कि हमें फाइलें बुला के अच्छा, लेवल का बात आदमी पूरी तो सुने ना। वो ISI का था, कहाँ का था? वो राशिदी जो है ना, वो जो ब्यूरोक्रेट जिसने इस्तीफा नहीं दिया था, हाँ। उसने कहा वो भी आ कि गया अब अगेन। मैं क्या है कि एक इस पे पूरा प्रोग्राम ये इस पे पता हो जाएगी। वो कह रहा है आपने वो अमिताभ बच्चन की और शशि कपूर की पुरानी फिल्में देखी हैं? उसमें एंड में ही होता था कि वो जो है ना वो उसको कहता था हथियार फेंक दो, पीछे से एक सब बंदा एक दूसरे पे ऐसे ऐसे वो हथियार फेंक दो। मल्टीपल हथियार और मेरे लग जाते थे। हम एक दफा वो नमक हलाल या नमक हराम पता नहीं कौन सी फिल्म थी, दोनों है ना, तो उसमें मेरे अबू जो है ना वो मेरे साथ बैठे हुए देख रहे थे। वो कह रहे थे मेरा ख्याल है डायरेक्टर छुट्टी करके घर चला गया है तो उसी आप बेट अच्छा, वो राशिदी ने आकर कहा कि आपको जो चकवाल वाला फार्म हाउस है वो फैज़ हमीद ने गिफ्ट किया और जिस DC के सामने आपने इस पे साइन किए थे वो मेरा पुराना दोस्त है। तो इमरान रियाज खान को बड़ी उसकी मिर्च लगी इस बात की। वैसे इमरान रियाज पी जाता है, मतलब हल्का फुल्का, आपको पता है बगैरत होना पड़ता है ये काम करने के लिए, लेकिन इस पे गुस्सा कर गया वो। उसने कहा कि ये तो तुम प्रूव करना पड़ेगा। मैं तो आज तक फैज़ हमीद को मिला ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, मेरी बात नहीं राज के साहब भी बहुत बड़े फेंकू हैं वैसे आपस की बात। ये वही साहब नहीं है जिन्होंने एक दफा अगर प्रूव क्या करना पड़ेगा, वो कर दे हद तक इज्जत का दावा। कौन कर दे? इमरान रियाज। उससे क्या मैं करूंगा? तो होगी तो वो उससे करेगा। क्या मैं करूंगा? अच्छा खैर राशिद साहब वही है ना जिन्होंने छोड़ दी थी नौकरी। कल मैं मोहब्बत इमरान में सब छोड़ता हूँ। पहले निकाले गए, फिर अदालत गए, बहाल कराया, फिर छुट्टी की, कहा कि मैं अब ये मुंह पे मारता हूँ। अब दोबारा इमरान खान के भी खिलाफ हो गए। अच्छा, अल्लाह जानता है लोग क्या करते हैं। अगली लड़ाई अभी लड़ाइयाँ खत्म ही नहीं हुई नहीं यार। क्या हो गया ना, अभी खत्म दसो लड़ाइयाँ चलती जा रही हैं, लड़ाइयाँ होती जा रही हैं। अब वो एक राजा साहब हैं तैयबा राजा, उनका भी कोई मसला है, उनको निकाला गया पार्टी से। अच्छा, वो कोई वाइस प्रेसिडेंट थी शायद नॉर्थ पंजाब की। अच्छा, उनको भी निकलवा दिया किसी ने। अब किसी ने आलिया हमजा के कान भरे हैं। आलिया हमजा के कान भरने वाला पता नहीं कौन था। आलिया हमजा के कान भरने से पहले अगर आपको याद होगा तो नहीं, वो आलिया के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। उनको नोट का और है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, जिसने भी किया ना उसने डी नोटिफाई कर दिया। अच्छा, तीसरा एक और फड्डा भी इसके अंदर है कि पिछले दिनों ही अहमद चट्ठा और जो दीगर हैं उनको भी पंजाब से छुट्टी करा दी है। वो मुअम्मा भी आज तक हल नहीं हो सका कि किसने कर दिया, किसने किसको हुक्म कर दिया। फिर खान साहब का वो एक लेटर है जिसमें जालसाजी से सलमान अकरम राजा का नाम, मैं कह रहा हूँ दिस इज लाइक अ नॉवेल ब्रो। बैरिस्टर गोहर ने ये ट्वीट किया है अपने आप को। बैरिस्टर गोहर ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अहमद चट्ठा को निकलवाने के लिए मैंने कोई कैंपेन नहीं की और ना ही मैंने इमरान खान को कहा है। उस पे उन्होंने पूरा बयान दिया है। और अहमद चट्ठा इज़ द वन जिसने गोली खाई कंटेनर में। जब इमरान खान के पे गोलियां चली तो अहमद चट्ठा की टांग में भी गोलियां लगी थी। टांग में नहीं, आई थिंक उसकी बॉडी में शायद 3 गोलियां लगी थी। वो इमरान इस्माइल की थी। तो अहमद चट्ठा जो है वो अपने हल्के से गायब रहा ये 9 मई के केसेस में, और वो फिर भी MNA का इलेक्शन जीत गया। उस बंदे के साथ इन लोगों ने ये किया है कि उसको हटा दिया। तैयबा राजा जो जेल में रह कर आई है उसको हटा दिया। और वो उससे पहले किसी और वो साहब थे ना जो उबैद
वो फैसलाबाद वाले, वो बैद जिनका बेटे की भी डेथ हो गई थी वाइल ही वाज इनकार्सरेटेड, उनको भी हटा दिया अपने, उनको कोई दिए होते, इबादुर रहमान, उसको भी हटा दिया। ये अलीमा खान करवा रही हैं, ये जितने हैं ना, ये अलीमा खान अली अशफाक के खिलाफ है। ये जो पूरी वो लॉट है ना, ये जो बाहर बैठी हुई है, शहबाज गिल और ये और वो, इन लोगों की सारी मीटिंग होती है शाम को अलीमा खान के साथ, और वो सारी डिस्कस करते हैं कि हमने और क्या नैरेटिव लेके चलना है, क्या मामला हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये सारी एक टीम है, सलमान अकरम राजा ऑफ कोर्स इज़ पार्ट ऑफ दैट। तो वो ये लोग सारा डिसाइड करके चलते हैं, ये ऐसे ही नहीं उसको अटैक, और इतना ब्रूटल अटैक आया है उसके ऊपर कि उसको इन्होंने जलील करके रख दिया। और जिस बंदे ने मुफ्त केसेस लड़े हों, अपना टाइम दिया हो, उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है उस बंदे का। तो ये ऐसे ही नहीं होता इस पार्टी में। ये जो ग्रुपिंग्स हैं इस पार्टी की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक दूसरे को खाने में लगे रहते हैं। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलीमा खान है, बिकॉज शी कंट्रोल्स सोशल मीडिया। अली, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही। तो अब बेसिकली ये है कि तहरीक इंसाफ की मजीद लड़ाइयाँ भी हम देखेंगे। मुझे बड़ा मजा आता है, कंटेंट क्रिएट होता रहेगा, हमें मुझे मजा बड़ा आता है। अच्छा, मुझे याद है नून लीग वाले जो है ना, वो इतने सोशल मीडिया पर इतने पावरफुल थे ही नहीं उस ज़माने में 2021-22 में, कि वो मियाँ साहब के लिए जो है वो 19-20 के टाइम के ऊपर, क्योंकि उनके पहले ही फेसबुक पेजेस वगैरह वो पूरा जो है वो बंद करा के गया था सारा कुछ। तो ये जब इनकी पार्टी आई है ना, तो इनका सोशल मीडिया जो है ना वो उस तरह से क्लैम्प डाउन कर नहीं सकी। गवर्नमेंट जो है इसको आता नहीं, उन्होंने जिस तरह किया था वैसे नहीं कर सके ये। तो अब जो इनका वो है ना, जो इम्प्लोड होते हुए इनको देखना है ना, वो बड़ा मजेदार है। वो मतलब इंटरेस्टिंग है, एक इट्स अ साइट टू बी होल्ड। आजकल पता नहीं कौन लोग क्या कुछ कह जाते हैं तो स्क्रीन पे ट्वीट में। मरवत साहब ने भी टेलीविजन प्रोग्राम में एक अजीब तमाशा किया रखा, वो खातून का नाम नहीं लिया, वो खातून को पकड़ के लोगों ने मुफ्त में, मेरा ख्याल है वो भी ये इसी पीटीआई की इंटरनल राइवलरी, मीडिया पीटीआई राइवलरी, पीटीआई के मीडिया ग्रुप की राइवलरी, बड़ी जबरदस्त बात की है मरवत साहब ने, आपको पता है क्या? उन्होंने डॉक्टर मारिया जुल्फिकार के साथ पॉडकास्ट किया, उसके अंदर उन्होंने कहा मेरे पास, उन्होंने कहा कम से कम 3 वाकयात को उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा मेरे साथ 3 मरतबा जो है ना वो हनी ट्रैप की अटेम्प्ट हो चुकी है। उसने कहा मैं लंदन में गया हुआ था, वहाँ पर एक खातून थी, वो शराब पी के मेरे कमरे में घुस आई होटल में, और मुझे वहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा। एक खातून थी जो लंदन से आई हुई थी, वो इस्लामाबाद मेरे से मिलने के लिए आई, और वो मेरे घर पर पहुँच गई, और उन्होंने कहा कि जी मैं आपके साथ जो है ना वो अकेले में मिलना चाहती हूँ। पहले वो मेरे ऑफिस आई, उन्होंने कहा मैं आपसे अकेले में, फिर उन्होंने कहा ये मेरे साथ 3 दफ़ा हो चुका है, और मैं आपको क्या बताऊँ, ये मैं हरेसमेंट का कहता हूँ। तो वो इनको डॉक्टर मारिया जुल्फिकार ने, ज़ाहिर है वो बंदा ज़रा वो है देसी टाइप का बंदा है, उसने कहा हरेसमेंट, उसने कहा मतलब आपको हनी ट्रैप करें, कहता हनी ट्रैप कर रही थी, हरेसमेंट कर रही। उसने कहा ये पीटीआई की खवातीन थी, उसने कहा मुझे नहीं पता, उसके माथे पर थोड़ी लिखा हुआ है कि वो पीटीआई की खातून थी, मगर ये हो चुका है। अच्छा, ये मैं खुद, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को, चले नाम ले ही देते हैं, ये ना कहना तुम्हारे साथ हुआ। नहीं अल्लाह ना करे। आप जानते ही हैं हमारे अलमशहूर जुबैर उमर साहब को, ठीक है, हो गए थे वो। हनी ट्रैप क्या हुए थे वो, उनका नाम ही पीटीआई वालों ने पॉर्न स्टार डाल दिया। यार बात ये, उनका नाम ही पीटीआई वालों ने पॉर्न स्टार डाल दिया। मैं प्रोग्राम खत्म कर लूं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक एसएचओ को पंजाब में कॉल की, और उसको वो बता रहे थे कि हमारा लड़का ना कबीले का तुमने लड़का पकड़ा हुआ है। अच्छा, वो सुनता रहा चुप करके ना, ये उसको अपनी वो कर रहे, तो एंड पे वो कहता है आप ये पीटीआई वाले शेर अफजल बात कर रहे हैं? कहते हैं हाँ जी। कहता मेरी बीवी आपसे बात करना चाहती है। बीवी से उसने बात कराई, उसने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके साथ ये पीटीआई वाले बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। हैंडसम नंबर 2। अब आप मुझे बताएं नंबर 2 है ना कि वो ये आलम था और वो एसएचओ कैसे ना उनका काम करता। तो शेर अफजल मरवत की एक अपील तो है बिल्कुल, ऐसे करके सिगरेट पीते रहते हैं, ऐसे करके सिगरेट पीते रहते हैं, खुला बातें करते हैं। हाँ, उसके अलावा बहुत मैं आपको एक बात गुंडा टाइप आदमी है, ऐसे करके चलते हैं। मैं एक बात बताऊं, 16-18 बंदे उनके साथ। पंजाब के अंदर तो वैसे भी इस बात अगर ये शो जो है वो शेर अफजल मरवत साहब देखें तो उन्हें मेरी बात बुरी लगे, अच्छा, लेकिन मीडिया के लिए ना शेर अफजल मरवत इज द न्यू शेख रशीद। ओ शेख रशीद, मैं कह रहा हूँ दूसरे हैंडसम बन रहे हैं, वो उनकी ख्वाहिशात तो हैं कि मैं दूसरा हैंडसम बनूंगा, तुम शेख रशीद बनाए जा रहे हो उनको। ऐसे नहीं होता। अच्छा, ऑन दैट नोट अली ने सारे ख्वाब तोड़ दिए। मुल्क के तमाम इदारों का इकट्ठ चाहिए होता है, हो जाएगा। उसके लिए आपको लगातार 5-6 चीफ जस्टिस चाहिए होते हैं, 2-3 आर्मी चीफ चाहिए होते हैं, 3-4 ISI के चीफ चाहिए होते हैं, और एक आधा DGC लंबे अरसे के लिए चाहिए होता है। मेहनता
नहीं कम पे ऐसे नहीं होता। जदादा बेचनी पैंदी। अच्छा जी जिदाद साड़ी वेख जाए प्रोग्राम मैंने मुकाया नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आप देख सकते हैं। जायदादों में याद आ गई, लेट्स ऐड दैट वो फहीम मोहम्मद फहीम साहब हैं रिपोर्टर पेशावर से, उसने एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात बताई है। उन्होंने कहा है कि ये जो इनके खर्चे हैं, बनी गाला का घर और ज़मान पार्क का घर, ये कोई 30-35 लाख रुपया महीने का खर्चा है और वो अली अमीन गंडापुर अपनी जेब से पे करता था। फिर जो वकला के खर्चे हैं वो करोड़ों में हैं और जो बाकी पार्टी के मामला हैं वो करोड़ों में हैं, जो कि अली अमीन गंडापुर पे करता था। और उसने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने मल्टीपल टाइम्स पार्टी मीटिंग्स में कहा कि भाई इसका कुछ करें, मैं ये सारा कुछ मेरी बस हो गई है, मैंने सारा कुछ बेच दिया, अब मेरे पास और पैसा नहीं रहा। तो फिर जो MPAs थे उनसे पैसे मांगे गए, कुछ ने दिए कुछ ने नहीं दिए, लेकिन वो फिर भी अली अमीन गंडापुर करते रहे। वो भाई जो फ़हीम साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अभी सुहेल अफरीदी साहब हैं न्यू CM KP, इनकी अब ये जिम्मेदारी है कि इन्होंने खर्चा भी पूरा करना है, ज़मान पार्क का भी और बनी गाला का भी। ये सारा मसला क्यों नहीं है, खान साहब के 2 कमीज़ें बेचें तो ये सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। और वो खान साहब की जो अंडे का छिलका है 50 लाख की वो बिक गई। तो खान साहब तो वो तो अलीमा खान क्या बिक गया? चादर छिलका नहीं बिका भाई, वो माड़े चादर बिक गई, जिस चादर अंडा पड़ा था 50 लाख की, वो अली अमीन गंडापुर अपनी जायदादें बेच गया है उसमें से अंडे की। भाई क्या भाई वो मोहब्बत है ना, उनको अकीदत है अपने लीडर से, उनकी बहन से, इस तरह वो सूंघते होंगे अंडे को और उसको तोड़ते होंगे। इसलिए खान साहब तो इमेजिन करो खान साहब अपनी एक्सरसाइज वाली बनियाने अली अमीन गंडापुर को जो बनियाने बेच दें तो वो तो करोड़ों की बिक जाएंगी, जो अपनी एकड़ों की जमीनें बेच चुका है। अच्छा खैर दुख का इजहार कर सकते हैं, हम बनियान बेच लें, किताब बेच लें, कुछ बेच लें। खान साहब ये सारी बातें हैं। खान साहब जेल में है। आपने कल देखा है कि मैच में आपने कल देखा है कि आखिरी T20 में कितने लोग आए हुए थे मैच देखने? कमीने खान साहब के लिए बाहर नहीं निकलते, मैच देखने चले जाते हैं। 4 घंटे लाइन में खड़े थे। सोहेल आबिद हैं, वो प्रो पीटीआई नहीं है, उन्होंने तो तंग करने के लिए तंजन कहा था उन्होंने और पीटीआई उन्होंने पिक कर लिया होगा। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम आज खत्म हो रहा है। मंडे से और ट्यूसडेज को हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं 10:30 बजे नया दौर पर। हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, उससे हमें जो है काफ़ी ज़्यादा आगे शेयर हो जाती है, तो फिर हम और ज़्यादा लोग देख लेते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हो जाते हैं इस बात के ऊपर। आज के लिए इतना ही है। अली वारसी को और वकास हबीब राना साहब को भी याद दे और मुझे हसन तलाल को भी दे ही दें। अब अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.